हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी उपस्थित हैं अपने एससीईआरटी की क्लास में। 7th क्लास का हम लोग एससीईआरटी की क्लास देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश है और हम लोग संपूर्ण रूप से यहाँ पर एससीईआरटी की सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट हम लोग, है ना, ऑल सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर लेंगे, निचोड़ और एकदम पूरा बुक भी हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि यहाँ पर बीपीएससी जो ट्री है TRE 4.0, इसमें आपका PRT कंप्लीट हो जाए, है ना। PRT कंप्लीट हो जाए, यहाँ से बहुत कुछ होने वाला है। आपका PRT कंप्लीट होगा 1 to 5, है ना। और यहीं से आपको जो GS है, यही GS जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कंप्लीट होगा। और यहाँ से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारे के सारे यहीं से कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए एससीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि हम कौन सा एक किताब पढ़ें और फिर हमें किसी और किताब की ज़रूरत ना पड़े, तो यही किताब है एससीईआरटी। और एससीईआरटी के बारे में तो बीपीएससी ये बात कहता है कि अगर हमारे प्रश्न को बनाना है, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो या आपको जीएस पेपर में अगर बनाना है, तो आपको एससीईआरटी की किताबें पढ़ना पड़ेगा। और प्लस में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, अगर इसे पढ़ लेते हैं तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक को लेकर के, है ना। यानी कि तुगलक वंश हम लोग पढ़ेंगे, खिलजी के बाद तुगलक। और तुगलक हो जाता है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक के शासन को हम लोग तुगलक वंश का शासन कहते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम लोग बात कर दें तो गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहा 1320 से लेकर के 1325 तक। कभी कभी ये सवाल आपसे पूछता है, गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहा 1320 से लेकर के 1325 तक। और कहा जाता है कि लगभग गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ और मंगोल को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने हराया। तो इस तरीके से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न बहुत VVI है, जिस पे हम लोग टिक लगा रहे हैं। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक, पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण कराने वाला वह पहला सुल्तान कौन था, पहला सुल्तान। तो पहला सुल्तान हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला जो सुल्तान है उसका नाम है FST, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहला नहरों का निर्माण करवाया गयासुद्दीन तुगलक। जहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है, ये बहुत VVI है। तुगलक में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक को देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया, 29 बार मंगोलों को हराया और गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाइए इसको, है ना। और नहरों का जाल, जो सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तुगलक वंश का ही सुल्तान था जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, है ना। और एक और सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। एक फ़कीर थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, है ना, जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया नाम है ना। और निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक से तनाव था, मनमुटाव था, झगड़ा था। और यही वजह था कि निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा, ये प्रश्न पूछा जाता है, हुजूर, है ना, हुजूर
दिल्ली दूर अस्ति, दिल्ली दूर अस्ति मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है ना। कुछ नहीं करिएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा मेरा, हम तो संत हैं, हम फ़कीर हैं, है ना। और गियासुद्दीन तुगलक को ये बात कहा था। पूछा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने हुजूर दिल्ली दूरस्ती किसके बारे में, किस सुल्तान के बारे में कहा था? तो ये हो जाएंगे गियासुद्दीन तुगलक, है ना। ये हो जाएंगे आपके गियासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हो जाएंगे। तुगलकनामा के लेखक जो हैं, है ना, अमीर खुसरो हैं। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। हम लोग यहाँ पर देखिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है MBT के बारे में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौनखा है। जौनखा वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, है ना, वास्तविक नाम जौनखा है। जौनखा, जौनखा। और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कोई नहीं था। यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। कैसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कि हमारे भारत में अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी कोई है ही नहीं, ना पैदा लिया ना लेगा। इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन है? तो ये जौनखा, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी कहते हैं। कारण है, क्या वजह है ना, ये भी बताया जाएगा। रक्त पिपासु कहा जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को शंकी भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि इनको पागल सुल्तान भी कहा जाता है ना। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ, सबसे ज़्यादा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 5 योजना जो थी, 5 योजना जो असफल हुआ, जिसके कारण हमेशा इनके ऊपर दोष लगता है। योजना के बारे में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले योजना की बात करें तो इसमें पहला हो जाएगा दोआब में, है ना, कर वृद्धि। दोआब में इन्होंने कर वृद्धि कर दिया था और ये कर वृद्धि किया 1326-27 में इन्होंने किया था, है ना। उसके बाद दूसरा योजना जो हमेशा दिल्ली की जनता जो है वह गाली देती थी, वो हो जाएगा राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। और ये राजधानी परिवर्तन इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद किया। दिल्ली से दौलताबाद किया, दौलताबाद। और ये दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 और 27 में किया, है ना। पहला उन्होंने दोआब में कर वृद्धि लगाई 1326 से 27 में। उसके बाद राजधानी परिवर्तन करा दिल्ली से दौलताबाद और ये हुआ 1326 से 27 में। और तीसरा जो योजना है वह सांकेतिक मुद्रा का है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उन्होंने किया तांबा और कांसे का, तांबा एवं कांसे का होता है। और यह किया गया था, मतलब 1329-30 में इसको चालू किया गया था, लागू किया गया था, है ना। सांकेतिक मुद्रा था तांबे और कांसे का। नकल वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा कर लिया क्योंकि उस समय तांबे और कांसे की कमी थी नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो कारण है वह है खुरासान का अभियान। खुरासान अभियान हो जाता है। और ये खुरासान अभियान जो है,
खुरासान अभियान। यह खुरासान अभियान होता है यहाँ पर 1330 ईस्वी में, है ना। और उसके बाद ये पांचवा जो योजना है मोहम्मद बिन तुगलक का, वह है कराचील का अभियान। और ये कराचील का जो अभियान है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कराचील का अभियान है, यह अभियान है उनका 1330 में। और ये 5 जो योजना है मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन में, ये 5 योजना उनका असफल हो जाता है। यह योजना 5 योजना मोहम्मद बिन तुगलक का असफल हो जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत में इब्न बतूता आया। इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीका मोरक्को का यात्री था, अफ्रीकी, है ना, मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत आया, 1333 में। और मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वह दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया इसको। दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया किसको? इब्न बतूता को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि वहाँ की जनता एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा डेवलप करे, कृषि में सबसे ज़्यादा डेवलप करे। और यही वजह था कि उन्होंने दीवान अमीर कोही की स्थापना की। दीवान है ना, अमीर कोही की स्थापना की, जिसको हम लोग कृषि विभाग बोलते हैं, जिसको हम लोग, है ना, कृषि विभाग बोलते हैं। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, कृषि विभाग हो जाता है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और यहाँ पर देखिए, कहता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह ने लगाया। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक। जैसे आप देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से सब लोग नाराज़ हो गए थे। सबसे ज़्यादा नाराज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही, जैसे आप देखते हैं हिंदू धर्म में जो पंडित होते हैं, पंडित, उसी तरीके से मौलवी होते हैं मुस्लिम धर्मों में। तो वहाँ पे जो मौलवी हैं, जो मुल्ला हैं, उन्हीं का कानून चलता है। और उस कानून को मोहम्मद बिन तुगलक खारिज कर देता है, स्वीकार ही नहीं करता, मानता ही नहीं। इस तरीके से वहाँ के जो मुस्लिम, जो मतलब कहे तो मुल्ला, जो मौलवी हैं, वह नाराज़ हो जाते, असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, अब ज़रा सोच के देखिएगा, इतने सारे लोग असंतुष्ट हैं, प्रजा असंतुष्ट है, मुस्लिम वहाँ के बिरादरी, उनका समाज असंतुष्ट है। और जो सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, जो काजी होते हैं, मुल्ला होते हैं, जिस तरह से हिंदू जो राजा बनते थे, तो उसके ऊपर ब्राह्मण अपना कानून बनाते थे कि ये कानून लागू करें, है ना। कैसे पुष्यमित्र सुंग के समय में ये भी हुआ था, ये कानून लागू करो, है ना। ओबीसी वालों को ये दंड दे दो, एससी वालों को ये दंड दे दो, एसटी वालों को ये दंड दे दो, है ना। सबका अलग अलग दंड था। मनुस्मृति में महिलाओं को एकदम हेय दृष्टि से देखा जाता। मनुस्मृति पढ़ लीजिएगा तो लगेगा कि कितना घटिया, है ना, वो उस समय कानून था, उस समय ये पुस्तक थी, सबसे बेकार का, है ना। हम पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कहता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन लोगों को नाराज़ किया था, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है तो सबको संतुष्ट करने लगता है। इसलिए इसकी एक नीति है, तुष्टीकरण की नीति, है ना। इसलिए इसकी नीति है जिसका नाम है तुष्टीकरण। यानी कि मुसलमानों को, मुसलमान के काजियों को और मुसलमान के मुल्लाओं को खुश करने के लिए यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देता है। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिमों के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, और उसी कानून के छत्रछाया में रह के सुल्तान जो था, शासन करता था, है ना, तो खुश करने का काम कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने खुश करने का काम किया। यहाँ तक कि सेना में भी बहुत सारा चीज़ें, तनाव पैदा हो गया था, सेना की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि सेना को भी कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के लिए वहाँ भी इसने संतुष्टिकरण की नीति लागू की। और इस तरह से वहाँ पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से
फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि लगभग 300 से ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, 1200 से ज़्यादा फल जो बाग बगीचे होते थे, बागवानी था, उसका निर्माण करवाया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गुलाम जो है यहीं पाल के रखता था, है ना। दीवाने बंदगान, एक गुलाम विभाग का स्थापना ही इसने अलग से करवाई थी, है ना। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल यहाँ पर देखिए 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक होता है ना। इसने कर लगाया था, एक सिंचाई कर था जो बार बार पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक एक सिंचाई कर लगाया था जिसका नाम है हक ए सर्ब, है ना, हक ए सर्ब, ठीक है, हक ए सर्ब नाम रहता है और ये है सिंचाई कर, है ना। फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 नए शहर बसाए, यानी कि नगर बसाया, और यहाँ पर देखिए 200 से कहीं ज़्यादा उसने मतलब उद्यान लगवाए, वो भी दिल्ली के अगल बगल में। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए जो बार बार पूछा जाता है, जैसे हिसार की स्थापना किसने किया? तो हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर फिरोजापुर की, है ना, फिरोजपुर की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। पूछा जा सकता है कि जौनपुर की स्थापना, है ना, जौनपुर की स्थापना भी आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया, और फतेहाबाद की भी स्थापना किया गया, है ना। फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया। और फिरोज शाह तुगलक ने यहीं पर, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, यहाँ पर दीवान ए खैरात की स्थापना की, दीवान ए खैरात की स्थापना की, खैरात की स्थापना, है ना। और इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की, दीवान ए, है ना, बंदगान की स्थापना की, दीवान ए बंदगान की स्थापना की, है ना। पूछेगा अगर प्रश्न तुगलक से तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत है ना, यहाँ पे बहुत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि SCERT की किताबें अगर पढ़ लिया जाए, है ना, तो सिविल सर्विस में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। टीचर की तो बात अलग है, टीचर के लिए इससे बेहतर कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा मटेरियल पे हम निर्भर हो जाए SCERT को छोड़ करके, तो रिजल्ट होने जाने को है नहीं, है ना। रिजल्ट होगा, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका एकेडमी अच्छा है ना, सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तब तो नहीं भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। बिना पढ़े हुए SCERT को NCERT के पढ़ने वाले भी कंप्लीट करते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है ना, जिनका सब कुछ अच्छा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए एक बार ज़रूर अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करें, है ना। कमेंट्स कम से कम चलते रहना चाहिए, पता चलते रहना चाहिए, है ना। और क्लास बस बहुत जल्दी ही लाइव स्टार्ट होने वाला है, और जो लोग मेरे एप्लीकेशन पे हैं, है ना, वो परेशान ना होए, बहुत अच्छे तरीके से उनको, है ना, क्योंकि टारगेटेड करवाया जाएगा और चल भी रहा है, और कम टू द पॉइंट है उसमें, घबराइए नहीं एकदम, है ना, एकदम कम टू द पॉइंट है, उससे बाहर प्रश्न पूछेगा भी नहीं। क्योंकि अगर आप SCERT पढ़ लिए, NCERT पढ़ लिए, तो निश्चित तौर पे उससे बाहर अभी तक पूछा भी नहीं है और ना पूछेगा। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए और एकदम रिलैक्स होकर के तैयारी करिए। 3 महीने में टेंशन लेकर के नहीं पढ़ा जाता, प्रेशर में नहीं पढ़ा जाता, है ना। खुश रहिए और परेशान ज़्यादा मत होइए, है ना। छोटी चीज़ में धमाल ज़्यादा होता है, वही हम लोग कर रहे हैं, एकदम वही चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न, क्योंकि सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सिलेबस पढ़िए, सिलेबस से बाहर पढ़िएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। और सिलेबस में जो चीज़ें दिया है पहले उसको कंप्लीट करिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आगे का, है ना, मार्ग जो है सुलभ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।